हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज। हम वो लास्ट लेक्चर में हम सॉ टूथ वेव का फोरियर एनालिसिस मैथमेटिकली उसका डिकम्पोजिशन मैंने कर लिया था। और हाथ से भी मैंने कुछ प्लॉट्स आपको दिखा के कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश की थी, ओके दिस थिंग। लेकिन इन्हीं चीज़ों को मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मदद से प्लॉट किया है, जो कि बहुत ईजी है आज की डेट में। और वो जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको उसको थोड़ा प्रेजेंट करना चाहता हूँ। बेसिकली मैथमेटिकली हमें जो एक्सप्रेशन मिला था वो ये रहा, ये या कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, कोसाइंस एब्सेंट हैं, साइन है लेकिन नेगेटिव एम्पलीट्यूड्स के साथ हैं। ओके, तो साइकिल नीचे की ओर से शुरू होगी फर्स्ट नेगेटिव साइकिल से, और सारी फ्रीक्वेंसीज के साइन है, ओमेगा भी है, 2 ओमेगा भी, लेकिन सबके एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसका एम्पलीट्यूड एच अपॉन पाई है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका माइनस एच अपॉन पाई का भी हाफ है, और इसका माइनस एच अपॉन पाई का भी 1/3 है। तो ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अब कलर्ड में प्रिंट मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन ये यहाँ जो ये फंक्शंस आप देख रहे हैं, ये जो है ये h/2, ये कंपोनेंट h इसका दुगना होगा, ठीक है। जो हमारी ट्रायंगुलर वेव है वो कुछ इस तरीके की है, यहाँ से इस तरह से वेरी करती है, लेकिन उसको अगर हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करें फोरियर कंपोनेंट में, तो ये डीसी कंपोनेंट h/2। ये इतने लार्ज एम्पलीट्यूड का एक 0 से लेकर t, ये टी टाइम है, ओके। इतने में जो एक वेव फिट हो रही है, ये साइन ओमेगा टी कंपोनेंट है, और इसका एम्पलीट्यूड इतना है, ओके। साइन ओमेगा टी वाले का जो एम्पलीट्यूड है ये एच अपॉन पाई है, एच अपॉन पाई लगभग एच अपॉन 3 हुआ, एच अपॉन 2 से भी कम, एच अपॉन 2, और ये एम्पलीट्यूड एच अपॉन 2 से कम है। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव में, बट स्टिल यू कैन सी ये एग्जैक्ट है, ओके। ये कंप्यूटर से एग्जैक्ट प्लॉट किया है, सो ये एग्जैक्ट है। ये h/2 पे है और ये एच अपॉन पाई पे है, ये एच अपॉन पाई एम्पलीट्यूड का। फिर आप इसमें एक ऐसी वेव भी ढूंढ सकते हैं जो इतने इंटरवल में 2 साइकिल्स कंप्लीट कर रही होगी, साइन 2 ओमेगा टी। इनफैक्ट वो उसका एम्पलीट्यूड ये वाला, ये दिस वेव, लेट मी ओके कलर देम एटलीस्ट स्मॉल सेक्शंस ऑफ देम। ये जो वेव है, ये लार्ज वन, ये ये है मेरी साइन वेव, साइन ओमेगा टी। और फिर जो मैं जिसे मैं रेड से प्लॉट कर रहा हूँ, थोड़ा सी पार्ट को रेड से, बाकी फिर आप आँख से फॉलो कीजिए। एंड दिस वन, ये दिस, ये 2 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड इसका हाफ है, आप चेक कर सकते हैं, ओके। इसका एम्पलीट्यूड इसका हाफ है, साइन 2 ओमेगा टी। अगली वेव इसी इंटरवल में 3 साइकिल्स कंप्लीट करेगी। लेट मी पुट दैट इन ग्रीन कलर। 3 साइकिल वाली वेव कौन सी है? दिस वन, इसकी एक साइकिल कंप्लीट हुई, 2 और 3, ये वाली। वो एम्पलीट्यूड से भी पता लग जा रहा है, खैर। ये इसका एम्पलीट्यूड इस वाले का भी 1/3 है, ओके, इस लार्ज वाले का 1/3। और फिर ये फोर्थ वाला कंपोनेंट, मैं उसे कलर नहीं कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट बचा है। तो कुछ जो कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ से जो फोरियर एनालिसिस है, जिसको मैं हाथ से ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था, एक ही साथ प्लॉट करें तो अलग अलग फोरियर कंपोनेंट्स विद प्रॉपर एम्पलीट्यूड्स ये रहे, ओके। डीसी कंपोनेंट, साइन ओमेगा कंपोनेंट, साइन 2 ओमेगा कंपोनेंट रेड कर्व, साइन 3 ओमेगा ग्रीन कर्व, साइन 4 ओमेगा अगेन दिस एंड दिस, ओके। तो आप देख सकते हैं रिलेटिव एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है, 1/n से फॉल हो रहा है दिस। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस फिगर में पार्शियल सम्स को प्लॉट किया है। पार्शियल सम का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, इस एक्सपेंशन में अगर मैं केवल इस फंक्शन में मैथमेटिकली, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लेकिन मैं अगर अप्रोक्सीमेशन करना चाहूँ ये सोचते हुए कि इस टर्म का मैग्नीट्यूड इससे कम है, इस फिगर में आप सोचें ये h/2 है, और इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम भी केवल एच अपॉन पाई जा रहा है, 1/3। ये टर्म मैग्नीट्यूड वाइज इससे छोटा ही है। तो अगर मैं एक बहुत रफ अप्रोक्सीमेशन करूँ, वो बहुत ही रफ अप्रोक्सीमेशन होगा इन सारे टर्म्स को नेग्लिजिबल मानते हुए, इसके मुकाबले मैं कहूँ मेरा जो सॉ टूथ वेव है, मैं उसको केवल इस फंक्शन से अप्रोक्सीमेट कराऊँ, इस फर्स्ट टर्म से, तो इसे हम बोलेंगे हमने एक पार्शियल टर्म लिया। लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं ये बहुत रफ अप्रोक्सीमेशन है, आपने बहुत सारे टर्म्स को छोड़ दिया है। इनफैक्ट ये टर्म इतना छोटा भी नहीं है कि इसे आप पूरी तरह ड्रॉप कर सकें। लेकिन अगर हम एक बार को मैथमेटिकली ऐसा करें, हम अपने फंक्शन की जगह केवल h/2 को प्लॉट करें, तो h/2 ये है। वैसे तो यहाँ भी प्लॉट कर रखा था, वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है पार्शियल सम की फॉर्म में, s0 n इक्वल टू 0 टर्म तक अगर मैं अपने फंक्शन को प्लॉट करूं तो ये बनता है। लेकिन ये हमारे एक्चुअल फंक्शन जैसा थोड़ी है, हमारा एक्चुअल फंक्शन तो ऐसा है, वो मैंने बाद में यहाँ पे हाथ से ही बनाया फिर से, बट ये ट्रायंगुलर वेव, हमें तो ये फंक्शन चाहिए, ये इसके जैसा नहीं है। लेकिन तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेशन तो बहुत ही ख़राब है। लेकिन अगर आप सक्सेसिवली माना 2 टर्म्स तक जाएँ, इस टर्म को भी रखें और इस टर्म को भी रखें, इनको ड्रॉप कर दें, मतलब इस फंक्शन में ये वाला जो साइन वेव है इसको ऐड करें और उसको प्लॉट करें। यहाँ तो आपने सारे कंपोनेंट्स अलग अलग प्लॉट किए हैं, अब आप सारे कंपोनेंट्स के सम को प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन पहले केवल 0 टर्म तक का सम, वो ये वाली लाइन है। अगर आप शुरू के 2 टर्म्स का सम लें, इसका और पहली साइन वेव का सम अगर लें,
इसका और इसका इस फिगर में ये और ये ब्लैक वाली लाइन का अगर आप सम लें तो उसकी करस्पॉन्डिंग वाली लाइन आपकी ये बनेगी। अगेन मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये कर्व, मैं बाकी नहीं बना रहा हूँ इसका पार्ट। ये एक्चुअली आपका यही साइन कर्व है, ये h/2 यूनिट्स ऊपर खिसक गया है। आपने साइन वेव जो भी थी ये उसमें h/2 ऐड किया है, तो साइन वेव जो है ये ब्लैक कर्व ये h/2 ऊपर खिसक गया है। ओके, इस चीज़ को मैंने यहाँ अलग अलग भी दिखाया है। इस फिगर में ये सारी चीज़ें एक साथ हैं, बल्कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पार्शियल सम S0 केवल h/2 वाला टर्म आपने लिया, अगर ये केवल h/2 वाला ये, लेकिन अगर आप एक हायर टर्म तक गए साइन ओमेगा टी तक, तो इन दोनों का जो सम है अगर आप इसे प्लॉट करें, अब एक्चुअल फंक्शन हमारा ये है, लेकिन आप देखिए कुछ कुछ इसके जैसे फीचर्स इसमें आने लगे हैं। ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है, ये तो इससे बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो ये तो बहुत ही ख़राब अप्रॉक्सीमेशन है, ये तो प्रॉबली यूज़ करने लायक बिल्कुल नहीं है। बट ये अगर आप बहुत क्रूड अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं तो ये शायद काम कर जाए। क्यों? देखिए इसमें रफली एक फीचर तो है, ये यहाँ से यहाँ ग्रो कर रहा है, बाकी ठीक है इसमें ये पार्ट भी है, बट ये फंक्शन इस तरह से ग्रो तो कर रहा है, ये भी। और इसी पार्शियल सम में अगर आप एक टर्म और ऐड कर दें, पार्शियल सम को अगले टर्म तक 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी तक एक्सटेंड कर दें, S2 जिसे मैंने लिखा है, तो अब उन तीन वेव्स के सम को अगर आप प्लॉट करें, इंडिविजुअल नहीं, सम को, DC प्लस ब्लैक कर्व प्लस रेड कर्व, तो आपको ये वाला कर्व मिलता है। अब आप देख रहे हैं ये इसके काफ़ी क्लोज है। ठीक है इसमें फ्लक्चुएशंस हैं, बट ऑलमोस्ट इसका जो मेजर बिहेवियर है ऑलमोस्ट यहाँ लगभग 0 के आसपास से शुरू होकर, 0 नहीं है, 0 पे 0 नहीं है, बट ऐसा कुछ शुरू होते हुए और फिर इंक्रीज़ कर रहा है, लीनियरली नहीं पर इंक्रीज़ करके, और फिर H वैल्यू तक जा रहा है, ऑलमोस्ट H तक। ये इसके और क्लोज है क्योंकि आपने एक और हायर टर्म इंक्लूड कर दिया। और अगर आप थोड़ा और बेटर अप्रॉक्सीमेशन करना चाह रहे हैं तो एक टर्म और रख लो अपने पास, और इस टर्म को रख के अगर आप उस वाले सम को अगर हम S3 कहें, 3 ओमेगा तक वाली फ्रीक्वेंसी को, 3 ओमेगा मतलब यहाँ पे इस फिगर में 3 ओमेगा, ये ग्रीन वाले कर्व को भी आप इसमें ऐड कर दें, तो ये कर्व कुछ ऐसा बन जाता है। ये कर्व इसके और क्लोज है। ये एक्चुअल सॉटूथ वेव, सॉटूथ फंक्शन, 0th ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन करूं, ये अब देखिए ये इसके कितना क्लोज है। ये भी मैंने इसको भी कहा था ये इसके क्लोज है, बट ये तो काफ़ी क्लोज है। ओके, फोर्थ ऑर्डर तक। तो अगर आप बहुत फाइन कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हैं कहीं पे, तो हो सकता है इस ये वाले से आप इस फंक्शन को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। वो 4 टर्म लिखिए और वही आपके काम कर जाएगा उस फंक्शन की जगह। ओके, और इस वाले फिगर में एक्चुअली ये सारे फंक्शंस मैंने एक साथ प्लॉट किए थे। अब एक एक को आँख से डिस्टिंग्विश करना, कलर्ड में तो स्क्रीन पे आसान हो रहा था, प्रिंट आउट में मुश्किल हो रहा है। बट ये सिंगल S0, ये S1 और S2 फिर इसी में आप वो करके कर सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ दिखाया। बट द पॉइंट हियर इज़, अगर अब मैं S10 मैंने बनाया, इसके बाद सीधे S10 मतलब 10 कंपोनेंट्स तक का सम मैंने लिया है, 10 ओमेगा टी तक का सम ले लिया है। साइन में इस सीरीज़ में कहीं पे एक साइन 10 ओमेगा टी कंपोनेंट भी होगा, उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, पर वहाँ तक अगर मैं अपने पार्शियल सम को एक्सटेंड करूँ और उसको मैं S10 लिखूँ, तो S10 का प्लॉट ऐसा बनता है। अब आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं। लेकिन एक फीचर अब आपको यहाँ से स्ट्राइक करना चाहिए, ये बीच में तो ये फ्लक्चुएशन ना के बराबर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, लेकिन इन एंड पॉइंट्स पे फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ये लगेगा, ये पैटर्न देखते हुए लगेगा, अच्छा ज़्यादा और ज़्यादा कंपोनेंट्स अगर हम लें, पार्शियल सम को ज़्यादा टर्म्स तक एक्सटेंड करें, तो धीरे धीरे इन फ्लक्चुएशंस को हम ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा एक्चुअली होता भी है। S10 के बजाय मैंने सीधे फिर S30 प्लॉट किया है। S30 आप देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, बट सबसे मेजर पॉइंट ये है, ये जो एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पे फ्लक्चुएशन अभी भी बहुत लार्ज है। फ्लक्चुएशन लोअर वैल्यूज़ के लिए तो लार्ज होता ही है, पर जब आप पार्शियल सम को ज़्यादा टर्म्स तक एक्सटेंड करते हैं, एन की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो बीच के रीजन के फ्लक्चुएशंस लगभग खत्म हो गए। S30 तक आते आते ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसी है, लेकिन ये एंड पॉइंट्स पे फ्लक्चुएशन अभी भी लार्ज है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि अगर हम एन की वैल्यू को और बढ़ाएं, 30 से 40, 50, 60, 70, शुरू के 100 टर्म्स ले लें, तो शायद ये फ्लक्चुएशन कॉर्नर वाले भी, बिल्कुल बाउंड्री वाले भी खत्म हो जाएँ। पर ये मैंने S100 को प्लॉट किया। अब मैंने S100 को सीधे बड़े उस पर प्लॉट किया, इतने बड़े स्केल पे। S100 का प्लॉट आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन। इसमें भी वैसे फ्लक्चुएशंस होंगे, पर वो फ्लक्चुएशन इतने स्मॉल हैं। ये और ये आप कंपेयर कीजिए, अब ये दोनों एक ही स्क्रीन में एक साथ थोड़ा देखना मुश्किल हो रहा है, बट से ये और ये बन गया। अगर आप वो जो फूरियर एक्सपेंशन हमने किया है उसमें शुरू के 100 टर्म्स ले लें, या 101 टर्म्स, इनफैक्ट 100 ओमेगा टी तक, तो वो ग्राफ ये, अब ये इस रीजन में तो स्ट्रेट लाइन यहाँ भी,
लेकिन ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स जो हैं, अभी मैंने कॉर्नर वाले पॉइंट कह रहा हूँ, अभी नाम चेंज करूँगा, इन कॉर्नर वाले पॉइंट्स पे अभी भी लार्ज फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा है। ये जो लार्ज फ्लक्चुएशन अभी भी यहाँ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं गिब्स ओवरशूट, गिब्स फिनोमिना या गिब्स ओवरशूट एंड अंडरशूट। बेसिकली पार्शियल सम से जो आप फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं, वो कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू से या तो ऊपर निकल जाता है या नीचे। ये फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, देखिए एक्चुअल फंक्शन जो है वो ये है, अगर मैं रेड पेन यहाँ चलाऊँ, ये स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए था, ये स्ट्रेट लाइन, पर ये जो पार्शियल सम है, ठीक है, यहाँ तो ये इससे मैच कर रहा है, बहुत अच्छी तरह मैच कर रहा है हमारे फंक्शन से, यहाँ ओवरशूट या अंडरशूट नहीं है। पर इन पॉइंट्स पे आके पार्शियल सम या तो उससे कम रह जा रहा है या ज़्यादा हो जा रहा है, या कम रह जा रहा है या ये फ्लक्चुएशन का मतलब यही है, ओवरशूट एंड अंडरशूट। अब नॉर्मली हम इसे ओवरशूट ही कहेंगे, ठीक है, एक ओवरशूट में ही मतलब दोनों शब्द आ गए। मतलब ये है, हम ये अप्रॉक्सीमेशन में मैंने 100 टर्म्स ऐड कर दिए, पर फिर भी यहाँ पे ये कॉर्नर पे एक्चुअल फंक्शन की वैल्यू को हम रेप्लिकेट नहीं कर पाए। यहाँ तो हो गया, शुरुआत में तो यहाँ भी फ्लक्चुएशन थे, S2 में यहाँ फ्लक्चुएशन थे, S3 में फ्लक्चुएशन थे, S4 में, पर S30 तक जाते आते फ्लक्चुएशन नेग्लिजिबल हो गए थे। S100 तक तो आँख से तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं इतने बड़े प्लॉट में, ओके। S200 तक और बेटर हो जाएगा। लेकिन ये कॉर्नर वाले फ्लक्चुएशन हैं, आप चाहे S200 200 सम तक पार्शियल सम लो, चाहे 300 तक, चाहे 500 तक, ये जो ओवरशूट जिसे हम कहते हैं गिब्स ओवरशूट, और जिसमें अंडरशूट भी इंक्लूडेड होता है, वो फीचर को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो यही जो फिनोमिना है, दिस इज कॉल्ड गिब्स ओवरशूट। और इसका रीज़न मैं बहुत सिंपली दूंगा, बाकी ये शो किया जा सकता है मैथमेटिकली कि आप कितने भी टर्म्स रिटेन कर लें, ये ओवरशूट और अंडरशूट को आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम नहीं कर सकते हैं। वैसे पहले के मुकाबले ये ओवरशूट या अंडरशूट कम हुआ है, लेकिन आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये एक वैल्यू पे आके सेटल हो जाएगा। तो इसी फिनोमिना को कहते हैं। अब इसका फंडामेंटल रीज़न जो है वो ये है, मैं आपको बहुत एक लाइन में आंसर दूंगा, बाकी वो आप जिस फंक्शन का आपने फूरियर एनालिसिस किया वो फंक्शन एक्चुअली ये है, ये सॉटूथ वेव। इस केस में हमने सॉटूथ वेव का एनालिसिस किया था, मैंने कई साइकिल्स के लिए सॉटूथ वेव को दिखाया। ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, इस पॉइंट पे अपने इंटरवल के लास्ट में ये पॉइंट्स। अब आप चेक कीजिए इसमें गिब्स ओवरशूट किस पॉइंट्स पे हो रहा है। ये तो हमने केवल एक इंटरवल के दिखाया है इस फंक्शन को, एक इंटरवल के लिए इस फंक्शन को दिखाया है, ये एक इंटरवल के लिए इस फंक्शन को दिखाया है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पे इस पे डिसकंटिन्यूटी, इससे पहले ही ऐसे रहा होगा यहाँ। गिब्स ओवरशूट एक्चुअली डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे होता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। फूरियर एनालिसिस आप डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए कर सकते हैं, हमें केवल पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन चाहिए होता है। ओवरऑल इंटरवल में फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है। ये तो इंटरवल में तो डिसकंटिन्यूस नहीं था, पर एक इंटरवल के बाद नेक्स्ट इंटरवल के लिए ये फंक्शन यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस है, नेक्स्ट साइकिल में यहाँ से शुरू होगा और पिछली साइकिल में यहाँ पे जाके खत्म हुआ होगा। तो इन दो पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस था, तो ये क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस था इसलिए इन पॉइंट्स पे ये ओवरशूट का वो दिखेगा। इसका सिंपल रीज़न मैं जितना सिंपली आपको बोल सकता हूँ, मैथमेटिकली फूरियर थ्योरम ये कहती है आप किसी फंक्शन को साइंस और कोसाइंस से मिलकर बना सकते हैं, ओके। अब मैं ऐसे ही प्लॉट कर रहा हूँ, इस समय मैं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं बस केवल इस साइन और कोसाइन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस समय तो केवल साइन टर्म्स हैं, साइन ओमेगा टी विद नेगेटिव एम्पलीट्यूड, साइन 2 ओमेगा टी विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड एंड सो एंड। लेकिन साइंस और कोसाइंस होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस, ओमेगा टी भी अगर साइन है, 2 ओमेगा टी भी कंटिन्यूस, 3 ओमेगा टी। किसी और फंक्शन के केस में अगर कॉस भी आएगा, कॉस भी कंटिन्यूस होता है और कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। आप एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन से मिलकर बनाना चाह रहे हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट नहीं सॉरी कंटिन्यूस, सॉरी माय मिस्टेक, एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शंस के सम के रूप में एक्सप्रेस आप कर रहे हैं, फूरियर थ्योरम यही कहता है। लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी अगर आप केवल कंटिन्यूस फंक्शंस को ऐड करते जाएंगे, वो ये डिसकंटिन्यूटी का फीचर अपने अंदर एग्जिबिट कर ही नहीं सकता है। हाँ, अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दें तब मैथमेटिकली वो इसके इक्विवेलेंट होता है। लेकिन अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ये वेव प्लस एक स्मॉलर एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूस वेव प्लस तो कंटिन्यूस फंक्शन प्लस कंटिन्यूस फंक्शन प्लस कंटिन्यूस, अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूस फंक्शन को ही जनरेट कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन आपका जनरेट नहीं हो सकता है। तो आप 100 टर्म तक लो, चाहे 1000 टर्म तक लो, चाहे 10,000 टर्म तक लो, ये जो आपका ये बनेगा फंक्शन, ये एग्जैक्ट फंक्शन को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। आपको ये फंक्शन चाहिए था, ये अगर मैं 2 साइकिल्स से दिखाऊं और फिर ये और फिर ये और फिर ये, अगर आप बहुत हाई नंबर तक भी पार्शियल सम ले लेंगे तो एक्चुअली आपको जो फंक्शन रेप्लिकेट होगा वो कुछ ऐसा होगा। इस रीजन में तो वो इससे मैच कर जाएगा यहाँ तक, पर इसके बाद ये गिब्स फ्लक्चुएशन और ये
आप 1000 टर्म्स तक भी अगर सम ले लेंगे पार्शियल सम, तो आपको जो फंक्शन रेप्लिकेट होगा इस बीच के रीजन में तो ये इससे मैच करेगा, पर यहाँ आपके पार्शियल सम में फ्लक्चुएशंस आएंगे और वो फ्लक्चुएशंस ही इस सम को कंटिन्यूस बनाएंगे। ये सम जो है इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड जिसे मैं सम कह रहा हूँ, कितने भी टर्म्स तक आप लिए कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, पार्शियल सम एक कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा, जबकि इस साइड का फंक्शन जो आप जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। मल्टीपल इंटरवल्स के अक्रॉस हम देखें डिसकंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस कुछ इस तरह से अपनी कंटिन्यूटी लाता है। ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट जो होता है ये अंडरशूट और ओवरशूट्स की मदद से अचीव करता है। फिर वो अंडरशूट ओवरशूट थोड़ी देर तक यहाँ भी रहता है, फिर खत्म हो जाता है अंडरशूट ओवरशूट ऑलमोस्ट, फिर यहाँ अंडरशूट ओवरशूट आता है क्योंकि इस पॉइंट पे फिर से डिसकंटिन्यूटी है। तो सिंपल आंसर ये है, बाकी इसका एनालिसिस हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। पार्शियल सम की फॉर्म में अगर आप किसी फोरियर एनालिसिस को लेते हैं, केवल उसके कुछ टर्म्स तक उसे रिटेन करते हैं, तो उसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आपको ओवरशूट या अंडरशूट दोनों, या सिंपली हम उसे ओवरशूट ही कहें, गिब्स ओवरशूट का फिनोमेना देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैंने उसके लिए स्क्वायर वेव के लिए आपको शो नहीं की, बट से स्क्वायर वेव में अगर हम केवल शुरू के कुछ 10, 15, 20 टर्म्स को ही ऐड करें तो स्क्वायर वेव ये होती है। ये भी इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होती है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस। यहाँ पे अचानक जंप होता है, यहाँ पे वैल्यू अचानक डिक्रीज होती है, अपवर्ड जंप, डाउनवर्ड जंप, ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। तो अगर आप इस वेव को फूरियर एनालाइज करके और शुरू के कुछ टर्म्स तक ही सम को लें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, शुरू के 10 या 20 या 100 या इवन 1000, तो आपको जो करस्पॉन्डिंग वेव मिलेगी दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब ये मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, बट ये और फिर ये और फिर ये और फिर यहाँ ओवरशूट आएगा, नॉट लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन भी नहीं आएगा, सॉरी। अब ये बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स के थोड़ा मुश्किल होता है। समथिंग लाइक दिस। आप दोनों के टाइम पीरियड पे मत जाइए कि टाइम पीरियड दोनों को अलग अलग लग रहा है, बट समथिंग लाइक दिस। पार्शियल सम से जो आपको वेव मिलेगी वो ये वाली वेव मिलेगी। ये काफ़ी हद तक इससे रिजेंबल करती है। आप ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा कंपोनेंट्स ऐड करेंगे तो ये जो बीच का पार्ट है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा दिखने लगेगा, पर ये जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वहाँ पे इस गिब्स ओवरशूट को आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। और सिंपल एक लाइन में आंसर, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है और ये, हाँ आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ले लिए तब तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये बोल रहा है ये इसके बराबर होगा, तब तो दोनों में अंतर नहीं है। पर अगर आप इस सीरीज़ को कहीं पे जाकर टर्मिनेट कर रहे हैं, केवल 10 टर्म, 20 टर्म, 30 टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, 1 करोड़ टर्म, जितने भी सबके सब कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस फंक्शन मैथमेटिकली डिसकंटिन्यूस के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो वो जो गलती है वही हमारे गिब्स ओवरशूट या अंडरशूट के टर्म्स में एक्सप्रेस होती है। ओके, तो लास्ट में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कुछ इस तरह के जस्ट इनके जो वो होते हैं ओवरशूट के बाकी फंक्शंस के लिए भी इनके सीधे सीधे मैं आपको फिगर्स आपको अगर दिखा सकूँगा, आई विल ट्राई टू शो इन द कमिंग लेक्चर्स। ओके, बट ये एक जनरल फीचर है फूरियर ट्रांसफॉर्म का। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। वैसे मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैथमेटिकल उसके लिए कंप्लीटनेस के लिए मैंने किया है। अदरवाइज़ वैसे भी पिछले केस में मैंने आपको कहा है करना आपको इंटीग्रल है, और इंटीग्रल आप मैं कर भी लूँ तो उसके बाद आपको खुद करना ही करना है। बट लेट्स डू एन एग्जांपल, फूरियर एनालिसिस ऑफ ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव ये है, 0 से टी टाइम पीरियड तक कोई सिग्नल सोचें या कोई फंक्शन सोचें, आधे समय t/2 तक वो लीनियरली इंक्रीज़ करता है किसी वैल्यू 0 से और वैल्यू h तक। h कोई वैल्यू है, यहाँ तक अगर आप देखें आप लगेगा ये सॉ टूथ है, पर नहीं, इसकी अभी पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। आधे समय तक ये किसी हाइट तक ग्रो करता है, हाइट या वैल्यू या वोल्टेज के टर्म में सोचें h वैल्यू तक, और उसके बाद बाकी आधे पीरियड में लीनियरली डिक्रीज करके फिर से 0 वैल्यू पे आ जाता है। तो एक साइकिल ये कंप्लीट हुई, आधे समय तक लीनियरली ग्रो किया, आधे समय तक लेस। ओके, मैथमेटिकली ठीक आधे समय तक ये जो ग्रोथ और ये है, इसके कारण एक चीज़ वो होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन के टर्म में अगर कहें, इस लाइन और इस लाइन का स्लोप बराबर है। हाँ, एक का स्लोप पॉजिटिव एक का नेगेटिव है, लेकिन स्लोप्स बराबर हैं। ओके, अगर ये पॉइंट बीच में नहीं होता, माना t/4 समय तक ग्रो करता और बाकी समय तक डिक्रीज करता, तो दोनों साइड के स्लोप इक्वल नहीं होते। बट ये तो हम इस वेव का एनालिसिस करेंगे जिसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर वेव। ओके, ये टाइम के साथ आर्बिट्री टाइम पीरियड t है, कैपिटल T, t/2 कैपिटल T/2 समय तक फंक्शन ग्रो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू h अचीव कर रहा है। और ये इस फंक्शन को अगर आप मल्टीपल टाइम पीरियड्स के अक्रॉस देखें, माना ये, और अगली साइकिल में फिर यहाँ से, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। आप इसको पिछले एग्जांपल से कंपेयर करें, सॉ टूथ वेव एक साइकिल के बाद फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर 0
आने के लिए डिसकंटिन्यूटी आती है उसमें। ये फंक्शन तो अपने आप अपनी साइकिल में जहाँ से स्टार्ट किया बाद में वहीं पे रिटर्न हो रहा है एक ही साइकिल में, तो नेक्स्ट साइकिल में फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, तो कंटिन्यूस फंक्शन होने के कारण फूरियर एनालिसिस तो हमने पीछे भी जिन दो फंक्शंस का किया है अभी तक, स्क्वायर वेव और सॉटूथ का, फूरियर एनालिसिस तो उनका भी हो जाता है, इसका भी हो जाता है। फूरियर एनालिसिस के लिए केवल पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन चाहिए होता है। बट वो जो गिब्स ओवरशूट की जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, यहाँ पे गिब्स ओवरशूट का फिनोमिना नहीं मिलेगा। कंटिन्यूस फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है पर इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है। इस समय फंक्शन कंटिन्यूस है बट फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। ये स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इनफैक्ट सब जगह कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव। और इस पॉइंट पे अचानक आके स्लोप नेगेटिव हो गया एकदम से, ये जो नुकीला पॉइंट बन रहा है। ओके, तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है लेकिन इसका स्लोप कंटिन्यूस नहीं है। तो स्लोप कंटिन्यूस नहीं है तो यहाँ पे भी अगर हम वो पार्शियल सम वाला आइडिया यूज़ करें तो बहुत हायर अप्रॉक्सीमेशन में आपको गिब्स ओवरशूट तो नहीं दिखेगा, पर फिर भी अगर आप इसको कैप्चर करना चाहते हैं, इसको मतलब ये जो डिसकंटिन्यूटी जो कि डेरिवेटिव में है, स्लोप में है, फंक्शन में नहीं है, उसको अगर आप प्रॉपर्ली कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको इन प्रिंसिपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखने पड़ेंगे, और इनफाइनाइट नंबर नहीं तो वेरी हाई नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन यहाँ पे गिब्स ओवरशूट जैसा फिनोमिना आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये तो ट्रायंगुलर वेव जो है, अगर वैसे लिखें कोई फंक्शन या सिग्नल जो कि विच ग्रोज लीनियरली किसी वैल्यू से 0 से या -h/2 या अल्फा। अब ये -h/2 से मेरा मतलब क्या है, मैं इस वैल्यू को -h/2 और इसको +h/2 भी कह सकता था। ओके, जैसे इसको आप वोल्टेज के टर्म में सोचें, ये 0 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, लेकिन कोई सिग्नल आप ऐसे सोचें -5 वोल्ट से +5 वोल्ट का बन रहा है हाफ साइकिल में, और बाकी हाफ साइकिल में फिर +5 से -5 का। तो या किसी और वैल्यू से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऐसा सिग्नल जो किसी वैल्यू से स्टार्ट करे, आधे समय तक लीनियरली ग्रो करे और बाकी आधे समय बाद फिर उसी वैल्यू पे वापस आ जाए। अगर 0 से स्टार्ट किया तो 0 पे, -h/2 से स्टार्ट किया तो -h/2 पे आ जाए, अल्फा से स्टार्ट किया तो अल्फा पे, अल्फा से ग्रो करे बीटा वैल्यू तक, कोई वैल्यू है बीटा, लेकिन बीटा से बाद में बाकी हाफ साइकिल में फिर से अल्फा पे आ जाए तो वो। लेकिन मैं इस तरह से एनालाइज करूँगा। ओके, तो हाफ द टाइम पीरियड तक लीनियरली ग्रो करे एंड फिर डिक्रीज करे लीनियरली विद द सेम रेट, उसी रेट से डिक्रीज करे, ठीक है, मतलब स्टार्ट वैल्यू पे रिटर्न कर जाए फॉर द लेटर हाफ, बाकी हाफ साइकिल में उसी रेट से डिक्रीज करते हुए दिस। तो ये हमारी ट्रायंगुलर वेव हो गई। इस फंक्शन की फॉर्म में सीधे भी लिख सकता हूँ, बट लेट्स डू इट, लास्ट टाइम भी मैंने किया था। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर आप निकालें, अब ये फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस है। आपको अगर मैं स्ट्रेट लाइन के टर्म में कहूँ, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अलग निकालनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक इस फंक्शन की इक्वेशन अलग निकालो, 0 से t/2 तक, और t/2 से t तक अलग। तो 0 से t/2 तक ये स्ट्रेट लाइन है, 0 0 से पास होती है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट t/2 और h। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप h अपॉन, अब की बार ये इंटरवल केवल t/2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक t/2। तो स्लोप निकाल दिया इस लाइन का, y = mx + c, c की जगह 0, चाहे किसी भी तरीके से निकालो, वैसे तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है इसलिए c सीधे 0 आप रख सकते हैं, या 0 0 वाले पॉइंट से ही लाइन पास होती है तो x और y की जगह 0 रख के भी आप देख रहे हैं c 0 है। तो इधर वे ये एक्चुअली पिछले वाले सॉटूथ वेव की इक्वेशन है, बस डिफरेंस ये है, वहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम t था, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का टाइम केवल t/2 है, तो उसके कारण एक 2 का फैक्टर। लेकिन ये जो हमारा फंक्शन है ट्रायंगुलर फंक्शन, इस पार्ट के लिए मैं उसके लिए ये यूज़ करूँगा। अप्रोप्रिएटली हम x की जगह स्मॉल t रख देंगे और y की जगह ft। मैंने इसे y1 इसलिए लिखा है, ये केवल इस पार्ट के लिए इस फंक्शन को डिपिक्ट कर रहा है, फर्स्ट पार्ट के लिए। और सेकंड पार्ट के लिए ये वाली लाइन है, ये वाली, दिस वन, ये अगेन ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, अगेन इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। अगेन आप लोग वैसे डायरेक्टली इसे 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं, बट से ये हाइट जो है डिक्रीज़ हो रही है, h में जो डिक्रीमेंट है -h का है, यूनिट मैग्नीट्यूड तो h है लेकिन हाइट डिक्रीज़ हो रही है, जबकि टाइम t/2 से t तक इंक्रीज़ हुआ है कितना, t/2। तो स्लोप नेगेटिव है, आप बाई हैंड भी माइनस साइन लगा सकते हैं। स्लोप इसका भी 2h/t, इसका भी 2h/t, लेकिन ये नेगेटिव स्लोप है। अगेन y = mx + c रखें। अब की बार इस लाइन का इंटरसेप्ट 0 नहीं है, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है, ये ओरिजिन से दूर से पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स t0 हैं फॉर एग्जांपल, तो x की जगह t और y की जगह 0 आप रखें इस इक्वेशन में। m हम निकाल चुके हैं, m की वैल्यू रख के x की जगह 0, x की जगह y की जगह t और x की जगह कैपिटल T रख के
टी और जीरो सब्स्टिट्यूट करके आपको सी की वैल्यू मिलती है 2h। तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है आपको ये मिली, इसे मैंने y2 लिखा है और इसको हम इस फॉर्म में यूज़ करेंगे 2h 1 माइनस एक्स ओवर टी, एक्स मेरा स्मॉल टी से रिप्लेस हो जाएगा बस। तो ये जो मेरा फंक्शन है ट्रायंगुलर फंक्शन, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे पास फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है 0 से t/2 तक ये वाली इक्वेशन और t/2 से लेकर t तक ये वाली इक्वेशन। अब मैं इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, इनफैक्ट मैं जस्ट उसके से बहुत रैपिडली उससे वो होता हूँ। तो एक आध चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए, ग्रेजुअली आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इनफैक्ट इन चीज़ों की। से ये देखें हम y2 सेकंड पार्ट में जो फंक्शन है इसको आप देख सकते हैं, ये 2h के फैक्टर के अलावा, ये 2h के फैक्टर के अलावा माइनस 2h एक्स ओवर टी, ये यही वाला फैक्टर है। इसको इसलिए मैं y2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, y2 मतलब आधे समय के बाद वो फंक्शन का जो बिहेवियर है, शुरू के आधे समय में उसका फंक्शन, उसका बिहेवियर y1 है और बाकी आधे समय में उसका बिहेवियर y2। अब y1 एक्चुअली ये वाली लाइन थी, ये अब ये तो केवल t/2 तक हमें देखना है, पर मैथमेटिकली ये लाइन पूरे में एक्सटेंड करती है, ये आगे तक आप ले आ सकते हैं t/2 से आगे तक। और सेकंड पार्ट में जो फंक्शन का बिहेवियर है मैथमेटिकली हमें y2 जो मिला वो आप देख सकते हैं वो -y1 + 2h है। 2h मतलब कांस्टेंट, इसको बाद में देखेंगे, पहले -y1, ये y1 है, -y1 का मतलब इसकी मिरर इमेज ये 3 है तो -3, 7 है तो -7, y1 है तो -y1, ये y1 है तो ये -y1 है। लेकिन y2 -y1 के बराबर नहीं है, y2 है -y1 को 2h रेज कर दो, 2h यूनिट्स ऊपर उसे ऊपर ले आओ, ठीक है। 2h यूनिट्स ऊपर लाने का मतलब ये पूरी लाइन 2h यूनिट्स ऊपर खिसक जाएगी, ये हर पॉइंट पे 2h इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 0 थी, यहाँ 2h हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे कितनी रही होगी इसकी वैल्यू, हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो इस पॉइंट तक आते आते h हाइट तक जाता है, तो ये -h रहा होगा। तो अगर आप इसमें 2h ऐड कर रहे हैं तो ये वाली लाइन यहाँ पे से जाएगी, तो ये लाइन अपने ही पैरेलल यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, इस पॉइंट से पास होगी। ये y1 का ग्राफ है, ये -y1 का ग्राफ है और ये y2 का ग्राफ है। तो हमारा फंक्शन लेकिन कैसा है, अब आप अपने ट्रायंगुलर वेव पे आइए, 0 से t/2 तक वो y1 की इक्वेशन को ओबे करता है और t/2 से लेकर t तक y2 की इक्वेशन, तभी तो ये वाला फंक्शन है। हमें केवल ये, हमें इसके बाकी पार्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, आधी साइकिल तक ये, आधी साइकिल तक ये। तो ये चीज़ों की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ओके। इनफैक्ट ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस आप सीधे शायद एग्जाम पर्पस के लिए इस एक्सप्रेशन को याद भी कर लें, आपको इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगुलर वेव आप सीधे ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये होती है। बट स्टिल एक बार क्विकली आप चेक कर सकते हैं, अच्छा ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, ये ज्योमेट्रिकल इमेज बना के, हाँ हो सकता है यहाँ आप प्लस और माइनस साइन में कंफ्यूज कर रहे हूँ या x/t पहले -1 लिख रहे हूँ, तो उन चीज़ों को चेक करने के लिए इस तरह की ट्रिक्स आपको होनी चाहिए, ओके। बट रिटर्निंग बैक, जो मेरा फंक्शन है ट्रायंगुलर वेव, जो हमने इस तरह से डिफाइन किया फिगर में, मैथमेटिकली उसका जो एक्सप्रेशन है वो एक पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। इस सेगमेंट के लिए एक इक्वेशन और इस सेगमेंट के लिए एक इक्वेशन, और ये रही वो इक्वेशंस, 2h/t, ये 2h/t कैपिटल T, x की जगह स्मॉल t, और सेकंड पार्ट में 2h 1 माइनस स्मॉल t/t, 0 से लेकर t/2 तक ये और t/2 से लेकर कैपिटल T तक, दिस। सो दिस इज आवर फंक्शन, ओके। ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स की थी अलग से, इसमें x को स्मॉल t से रिप्लेस कर दिया, y को ft से रिप्लेस कर दिया, दिस। तो ये हो गया, तो आवर जॉब इज डन। जॉब डन किस सेंस में, अब फूरियर कोफिशिएंट्स निकालने हैं, फूरियर एनालिसिस करना है, तो a0 an bn निकालने हैं। एक ओमेगा हम आगे यूज़ करेंगे, ओमेगा होगा 2π/T, और फिर ओमेगा इंटू T के टर्म भी आएंगे जिनको 2π से रिप्लेस करेंगे। a0 एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1/T इंटीग्रेशन 0 to T ft dt। डायरेक्टली निकाल सकते हैं, पहले चलो मैथमेटिकली अगर आप निकालेंगे, बस करना क्या है, मैं बाकी मैथमेटिक्स तो रीड भी नहीं करूँगा। इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 0 से t/2 और t/2 से लेकर t। रीज़न, फंक्शन का ये एक्सप्रेशन 0 से t/t तक होल्ड करता है और t/2 से t लेकर t तक ये वाला एक्सप्रेशन, जो फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूस फॉर्म में हमने ऑब्टेन किया, ये गिवन, मुझे इसे गिवन बोलना चाहिए, फंक्शन हमें दे रखा है, तो ये, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको इंटरवल को दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसके बाद एलिमेंट्री इंटीग्रेशन है, बट बी वेरी वेरी केयरफुल, मेरे से खुद यहाँ कुछ गलतियाँ हो गई थी, इसलिए मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, और ये मैंने जनरल देखा भी है, ओके। गलतियाँ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में होती हैं, जैसे मैं यहाँ इस t का इंटीग्रेशन किया t² by 2, और साथ साथ मैंने लिमिट भी रख दी,
और लिमिट में एक इस पॉइंट पे एक लिमिट t/2 थी, तो मुझे ये बाई 2 का फैक्टर यहाँ लिमिट में मैंने रखा, मैं इस 2 को भूल गया, तो फिर गलती हो रही थी। ओके, गलती मैंने कैसे चेक की, लास्ट में मुझे पहले से ही पता है इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ये फंक्शन जो इस प्रकार का, ये पूरा ट्रायंगल मेरा फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसका एरिया आप कंप्यूट करें, हाफ बेस है t के बराबर पूरा बेस, और हाइट है h। ट्रायंगल का एरिया इतना ही होता है, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, ये तो सिमेट्रिक है ना भी हो, हाफ बेस इनटू हाइट। अब वो कौन सा डीसी सिग्नल होगा, वो कौन सी कांस्टेंट वैल्यू होगी कि उस साइज़ का अगर एक रेक्टेंगल बनाएं तो वो भी इतना ही एरिया ऑक्यूपाई करे। बेस है t, रेक्टेंगल का विड्थ जो है t है, तो हाइट कितनी होनी चाहिए h/2, तो एवरेज वैल्यू h/2 बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे क्योंकि फाइनल आंसर पता था कि एवरेज वैल्यू तो h/2 बननी चाहिए, और ये आंसर मेरा h/2 नहीं बन रहा था, इसलिए मैं एरर को पकड़ पाया। पर इन जनरल केस आप एरर को शायद इस तरीके से ना पकड़ पाएँ, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशंस, अदरवाइज एलिमेंट्री इंटीग्रेशंस हैं। ओके, सो तो DC वैल्यू h/2, an कोफिशिएंट, अगेन an कोफिशिएंट आप an या bn में दोनों जीरो या दोनों नॉन जीरो, कौन नॉन जीरो होगा कुछ बता सकते हैं फंक्शन की सिमेट्री से। ओके, ये फंक्शन आप देख सकते हैं इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये पार्ट इसकी मिरर इमेज है, या ये इसकी मिरर इमेज, या ये इसकी, अगर आप बीच में एक मिरर लगा दें इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, या इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। ये एक इवन फंक्शन है। ओके, इस सेंटर लाइन के अबाउट, और इवन फंक्शन के लिए आपको केवल कोसाइन सीरीज मिलेगी। दिस वी विल सी, कोसाइन वाले कोफिशिएंट्स प्रेजेंट होंगे और साइन वाले कोफिशिएंट्स क्या होंगे, एब्सेंट। सो लेट्स डू, लेकिन मैथमेटिकली आपको करना पड़ेगा। अगेन an का एक्सप्रेशन ये है इन टर्म्स ऑफ t, इंटीग्रेशन 2/t का फैक्टर आता है। ओके, 0 to t ft cos n ओमेगा t dt। अगेन इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक करो, 0 से t/2 तक फंक्शन की जगह ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, और t/2 से लेकर t तक दूसरा एक्सप्रेशन। अब इसके बाद इंटीग्रेशन को बड़ी केयरफुली कीजिए, हो सकता है मैंने यहाँ कुछ गलती भी की हो और लास्ट में प्लस माइनस को एडजस्ट करके मैंने फाइनल आंसर सही निकाल दिया हो, बट बी डू दिस वेरी वेरी केयरफुली। ओके, 2h/t कांस्टेंट है, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, t कॉस का इंटीग्रेशन साइन, दूसरे टर्म में सीधे सीधे मैंने सेकंड टर्म का भी इंटीग्रेशन कर दिया, वैसे उसको 2 स्टेप्स में करना चाहिए, तो डू इट केयरफुली। इस फैक्टर का डिफरेंशिएशन आपको अच्छा नहीं, ये लिमिट रख के 2 टर्म्स हैं, नहीं अच्छा नहीं, सॉरी, यहाँ इस इंटीग्रल से भी आपको 2 टर्म मिलेंगे और इस इंटीग्रल से भी 2 टर्म, बाई पार्ट्स दोनों को करेंगे, तो इसको बाई पार्ट्स किया तो ये 2 टर्म मिले। ये रेड एरो से मैंने दिखाया है पूरा इंटीग्रल जो मिला है, पूरा सॉल्व करके जो मिला है, और इसमें लिमिट्स रखनी है 0 to t/2। ओके, 0 भी रखा जाएगा, t/2। ऐसे ही ये सेकंड टर्म, इसी से जो 2 टर्म मिले, और इस इंटीग्रल से जो 2 टर्म मिले वो ये रहे। डू इट यूर वे, जैसे भी आप करना चाहें, डू इट यूर वे, बट डू इट केयरफुली। ओके, तो आपको कुछ ये एक्सप्रेशन मिला, मैंने अपने उसमें रखी हुई वैल्यूज़ से इस टर्म में t की जगह 0 रखा, लोअर लिमिट पे टर्म खत्म हो गया, अपर लिमिट पे t/2 sin n ओमेगा t/2, ये ऐसी ये टर्म cos n ओमेगा t/2 माइनस cos 0। सिमिलरली दीज 2 टर्म आर रिटर्न हियर। अब इसमें जैसे एक टर्म अपर लिमिट पे ये टर्म खत्म हो गया, स्मॉल t की जगह कैपिटल T रखा, इस टर्म का बिहेवियर तो आप बाद में चेक करेंगे, बट कैपिटल T आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, t/t इज 1, ये टर्म 0 हो गया। ओके, ये डू इट केयरफुली, फाइनली यू विल अराइव एट दिस समथिंग लाइक दिस। ओमेगा इंटू कैपिटल T की जगह आप 2π सब्स्टिट्यूट करें। ओके, और इस समय क्योंकि आपके पास कुछ लिमिट्स जो है t/2 वाली भी हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन की अपर लिमिट t/2 है और सेकंड इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट t/2 है, तो उसके कारण 2π के फैक्टर की जगह आपको कहीं कहीं पे पाई के फैक्टर भी मिलेंगे, जैसे यहाँ sin nπ मिल रहा है, कुछ टर्म sin 2nπ वाले भी मिलेंगे, लेकिन sin nπ वाले भी। ओके, और अगेन इस तरह का फिगर आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, साइन जो होता है किसी भी nπ पे 0 होता है, 0 हो, पाई हो, 2π हो, 3π हो, 4π 5π, सब वैल्यूज़ पे 0 होता है, तो अप्रोप्रिएटली उनकी वैल्यू रखें। हाँ, लेकिन यहाँ साथ में आपको cos nπ मिल रहा है, ये sin nπ है, ये sin 0 रहा होगा, ये sin 0 हो गया, यहाँ भी sin nπ है, ये 0 है, sin 2nπ, ये सब टर्म 0 है। cos nπ में थोड़ा केयरफुल रहिए, cos 0 तो 1 होता है, पर cos nπ, n की जगह 1 cos π, इस पॉइंट पे cos -1 होता है, फिर n की जगह 2 cos 2π, फिर से 1 होता है, फिर से -1, फिर से 1। n की ऑल्टरनेट वैल्यूज़ के लिए
कॉस एन पाई की वैल्यू प्लस और -1 साइन चेंज करती रहती है, तो उसको मैथमेटिकली यू मस्ट बी एबल टू राइट इट लाइक दिस। आपको पहले से पता भी होगा, बट मैथमेटिकली आप ऐसे लिखते हैं, कॉस एन पाई इज -1 पावर एन। तो आपका एक्सप्रेशन में बाकी सारे इंटीग्रल, ये पूरा 4 इंटीग्रल्स थे, फर्स्ट इंटीग्रल्स 4, लास्ट में आपको 4 जगह लिमिट्स रखनी पड़ी। ओके, ये टर्म पूरी तरह खत्म, ये पूरी तरह खत्म, ये पूरी तरह खत्म, इसमें दोनों टर्म सर्वाइव कर रहे हैं। तो अभी इसको -1 पावर एन ही रहने दीजिए। ओके, सो फाइनली आपका आंसर ये है, और इसको आप सिंप्लीफाई करें ओमेगा टी की जगह 2 पाई रख के, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका ये बना। तो कोसाइन जो वेव्स हैं, हार्मोनिक्स हैं, उनके एम्पलीट्यूड ये हैं। अब ये -1 पावर एन का मतलब क्या है? अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, से एन अगर इवन है 2 या 4 या 6, जीरो तो काम नहीं करता है, A0 हम अलग से निकालते हैं, A2 A4 A6, एन अगर इवन है -1 की पावर इवन +1, 1 से 1 कैंसिल 0। लेकिन एन अगर ऑड है 1 या 3 या 5 या 7, तो ये भी -1, ये भी -1 -2, उस केस में कैंसिलेशन नहीं होगा। कोसाइन वाले हार्मोनिक्स प्रेजेंट तो हैं, पर वो भी सारे के सारे प्रेजेंट नहीं हैं। उनमें से भी इवन हार्मोनिक्स जो हैं वो क्या हैं? एब्सेंट हैं। तो कोसाइन इवन वाले प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट हैं ऑड वाले, इवन वाले एब्सेंट हैं। A2 cos 2 ओमेगा टी के साथ जो मल्टीप्लाई होकर A2 आता है उसकी वैल्यू 0 है। cos 4 ओमेगा टी के साथ A4 आता है, वो भी 0 है। A6 भी 0 है। इवन फ्रीक्वेंसी के कोसाइन कंपोनेंट्स एब्सेंट हैं और ऑड फ्रीक्वेंसी के कोसाइन कंपोनेंट्स मौजूद हैं, और उनका एम्पलीट्यूड आप यहीं पे देख लीजिए, हम आगे भी देखेंगे। 2h/π² तो कांस्टेंट है, माइनस साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन से शुरू होंगे। ओके, 1/n²। जो पिछले हमने 2 एग्जाम्पल किए थे, स्क्वायर वेव और शॉटूथ वेव का, वहाँ भी एम्पलीट्यूड हायर हार्मोनिक्स का डिक्रीज कर रहा था, बट वहाँ डिक्रीज का रेट 1/n से कंट्रोल हो रहा था। जो वाला भी हार्मोनिक प्रेजेंट था, इवन वाला, ऑड वाला, वटेवर, लेकिन 1/n का फैक्टर। यहाँ 1/n²। 1/n² का मतलब समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा रैपिडली आपके कंपोनेंट्स फॉल करेंगे। ओके, इसी के बजाय अगर आप bn कैलकुलेट करें, अब मैं इसको वो भी नहीं रीड करना चाहता हूँ, साइन की जगह कॉस की जगह साइन आ जाएगा, और इसको आप कंप्यूट करें, और प्लीज़ डू इट केयरफुली। ओके, अगेन मुझे सिमेट्री से पता था bn ने 0 बनना है, इसलिए मैंने साइंस का ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखा। ओके, मैं जस्ट ये इंश्योर कर रहा था हाँ हर टर्म 0 हो जाए, बट डू इट केयरफुली एंड यू विल फाइंड दैट bn ओके एक्चुअली कम्स आउट टू बी 0। यहाँ भी आपको cos n पाई टाइप का फैक्टर मिलता है, उसकी जगह आप -1 पावर n रखेंगे, पर ऐसा फैक्टर आपको इस समय 2 जगह मिलता है। तो डू इट योरसेल्फ, और वो कैंसिल हो गए, चाहे n इवन हो चाहे ऑड हो, सारे के सारे bn 0 होते हैं। ओके, इररिलेवेंट ऑफ कि इवन है या ऑड है, सारे के सारे साइन हार्मोनिक्स क्या हैं? एब्सेंट। यहाँ पे मेरा इवन लिखने का मतलब ये है, ये फंक्शन जो हमें दे रखा था ये इवन है। ये इवन और ऑड का मतलब ये नहीं कि साइन में इवन वाले प्रेजेंट हैं, 2 और 4 और 6 प्रेजेंट हैं या वटेवर ना, साइन सारे के सारे एब्सेंट हैं। उसका रीज़न इवन फंक्शन, हमारा जो फंक्शन हमें दे रखा था ट्रायंगुलर फंक्शन, वो क्योंकि इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के फूरियर डिकम्पोजिशन में साइन कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं। ऑड फंक्शन के फूरियर डिकम्पोजिशन में कोसाइन कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं। ओके, जैसा हमें स्क्वायर वेव और सॉटूथ वेव में दिखा था, लेकिन ट्रायंगुलर वेव में अपोजिट सिचुएशन आ रही है। तो बस टाइम टू कलेक्ट द रिजल्ट्स। ट्रायंगुलर वेव जो हमने मैथमेटिकली इस तरह से, हमारे पास एक्सप्रेशन है, स्टार्टिंग एक्सप्रेशन। ओके, 0 से t/2 तक लीनियरली ग्रोथ, और t/2 से लेकर t तक लीनियर फॉल अगेन टू द स्टार्टिंग वैल्यू। ये जो फंक्शन है उसका फूरियर एनालिसिस ये रहा, DC वैल्यू, कोसाइन कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और ऐसी साइन कंपोनेंट्स, लेकिन bn सारे के सारे 0 हैं, एब्सेंट। लेकिन an की जो हमने वैल्यू निकाली उसमें इवन वाले कंपोनेंट्स एब्सेंट होते हैं, मैथमेटिकली उनकी वैल्यू 0 है, तो आप उसे फिजिकली एब्सेंट बोल सकते हैं दिस। तो केवल an कौन से वाले हैं? ऑड वाले सर्वाइव करते हैं, और उनकी वैल्यू कितनी है? -2h/π²n²। तो ये जो सम है, ये वाला पूरी सीरीज तो खत्म हो गई। इस सम को मैंने अब इस फॉर्म में लिखा है, an की जगह -2h/π²n² रख दिया, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अब n केवल या तो 1 या 3 या 5, केवल इवन वैल्यूज़ के ऊपर सम है, क्योंकि 2, 4, 6 वाले 0 हैं, उनकी जगह ये एक्सप्रेशन नहीं आता है कि हाँ cos 2 ओमेगा टी भी होगा और उसका कोफिशिएंट -2h/π² और 2 का स्क्वायर, और 4 वाले का वो कंपोनेंट्स हैं ही नहीं, उनका एम्पलीट्यूड 0 है। तो उसको इंश्योर करने के लिए ये सम वैल्यू तो यही रखनी है an की, इवन वालों के लिए तो कोफिशिएंट 0 है, लेकिन अब ये समेशन केवल या तो 1 या 3 या 5। तो DC कंपोनेंट
प्लस कॉस ओमेगा टी कंपोनेंट जिसका एम्पलीट्यूड यहाँ से मिलेगा, प्लस कॉस 3 ओमेगा टी, 2 वाला नहीं है 3 वाला है, 3 ओमेगा टी, उसके डिनोमिनेटर में यहाँ 3 स्क्वायर आ जाएगा, 5 ओमेगा टी, ये फैक्टर 5 स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द फूरियर एनालिसिस ऑफ अ ट्रायंगुलर वेव। एक्सप्लिसिटली अगर कुछ टर्म्स तक लिखूँ, h/2 -2 h/π² कॉन्स्टेंट है, सब में बाहर ले लो, कॉस ओमेगा टी ओवर 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 3 ओमेगा टी ओवर 3 का स्क्वायर प्लस कॉस 5 ओवर टी का 5 स्क्वायर। ओके, द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द ऑड कोसाइन हार्मोनिक्स डिक्रीजेज एज 1/n²। केवल कोसाइन सीरीज है, कोसाइन में भी केवल ऑड हार्मोनिक्स है, एक फीचर, और उनका जो एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड अगर 1 है 1/1, इसका 1/3 का स्क्वायर 1/9। पिछले केसेस में भी एम्पलीट्यूड इस तरह से ही फॉल हो रहे थे, इस तरह से नहीं फॉल हो रहे थे, लेकिन वो 1 फिर 1:3 1:5 अगर केवल ऑड वाले कंपोनेंट्स भी मौजूद थे, जैसा स्क्वायर वेव में था प्रॉबेबली, लेकिन यहाँ तो 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर सक्सेसिव जो हायर हार्मोनिक्स जिन्हें हम कहते हैं, उनका एम्पलीट्यूड बहुत रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। ओके दिस, तो इससे मैथमेटिकल सेंस में इसका एडवांटेज क्या है, ये टर्म इसके मुकाबले बहुत स्मॉल है। हम पार्शियल सम्स की बात करते हैं, केवल डीसी टर्म से तो अप्रॉक्सीमेट करना ठीक नहीं होगा, इससे तो बहुत गलत रिजल्ट मिलता है, पर अगर आप केवल शुरू के 2 टर्म्स या 3 टर्म्स लेके भी अपना अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है इस केस में। रीज़न, अगला वाला टर्म, ये टर्म इसके मुकाबले बहुत छोटा है, ये 1/3 स्क्वायर और ये 1/5 स्क्वायर, ये लगभग 1/10 और ये 1/25, ये इससे 2.5 गुना कम है। और अगला टर्म तो और भी 1/7 स्क्वायर का फैक्टर होगा उसमें, वो टर्म तो और भी स्मॉल है। तो हायर टर्म्स 1/n² के फैक्टर के कारण बहुत रैपिडली डिक्रीज़ कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड बहुत रैपिडली डिक्रीज़ कर रहा है। ओके, और अगर उन कंपोनेंट्स का उस तरह से एनालिसिस करें, माना हमारी ट्रायंगुलर वेव की हाइट है h, ये हाइट h अगर बननी है, मैक्सिमम जहाँ तक फंक्शन ने ग्रो करना है, माना h तक ग्रो करना है, तो डीसी वैल्यू, जो डीसी कंपोनेंट है h/2 निकला एवरेज वैल्यू, और कोसाइन ओमेगा टी का जो एम्पलीट्यूड है वो ये था -2 h/π² और साथ में 1 स्क्वायर। तो इसको रफली इवेल्युएट करें, h को बाहर लेके h के टर्म्स में 2/π² रफली 0.20 के आसपास बनता है। मैंने रफ कैलकुलेशन की है, ओके, यू कैन डू इट योरसेल्फ, इसको वो करते हुए, मतलब h जो हमारा फंक्शन है, डीसी वैल्यू तो उसकी आधे के बराबर है, डीसी वैल्यू यहाँ कहीं पे आएगी ये, और जो हम कोसाइन वेव बनाएंगे कॉस ओमेगा टी वाली वेव, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस हाइट का केवल 20%, 20% मतलब 1/5। ओके, अगर ये h है तो इसका 1/5, ये h अगर है इसको 5 हिस्सों में बांटिए, 1 2 3 4 5, रफली ये आपकी कोसाइन वेव इस एम्पलीट्यूड की होगी, रफली ये बनेगी आपकी कोसाइन वेव, रफली समथिंग लाइक दिस। एक इंटरवल में आपको कोसाइन वेव, बल्कि उसको हमें नेगेटिव भी करना है, सॉरी मैंने नेगेटिव बना, इस साइड से उसे शुरू होना चाहिए, बट दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। और अगला कंपोनेंट 2 ओमेगा टी वाला तो एब्सेंट है, अगला जो प्रेजेंट कंपोनेंट है वो 3 ओमेगा टी है, और उसका एम्पलीट्यूड वहाँ एक 1/3 स्क्वायर का फैक्टर और आएगा, 9 का फैक्टर। तो आप 20% को 9 से डिवाइड करें, लगभग 2% मान लिया मैंने, इस हाइट का 2%। और ये जो मैंने 20 की जगह यहाँ 40 और 4% लिखा है, अगर आप इस डीसी कंपोनेंट के टर्म में देख रहे हैं, डीसी कंपोनेंट खुद इसका आधा है, तो ये जो परसेंटेज अगर आप देख रहे हैं ओरिजिनल फंक्शन की हाइट के टर्म में, कॉस ओमेगा टी की हाइट केवल उसका 20%, और अगर आप डीसी कंपोनेंट के टर्म में देखेंगे तो इसका 40%। ओके, एंड सो ऑन। तो जो हार्मोनिक्स हैं, केवल डीसी वैल्यू को अगर छोड़ दें तो केवल जो हार्मोनिक्स वाले पार्ट है, और डीसी वैल्यू को आप कैसे छोड़ सकते हैं, अगर आप अपने ओरिजिनल फंक्शन को h/2 नीचे शिफ्ट कर देंगे, वो फंक्शन यहाँ से शुरू करें, -h/2 से शुरू होकर +h/2 तक जाए, अगर आप इस फंक्शन का एनालिसिस करेंगे तो ये डीसी वैल्यू उसके लिए 0 हो जाएगी, ये कंपोनेंट खत्म हो गया, बाकी ये कंपोनेंट सेम मिलेंगे। तो उस केस के लिए आप सोचें, केवल हम हार्मोनिक्स पे अगर ध्यान दें तो हार्मोनिक्स का जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है 1:1/3 स्क्वायर 1/n²। इवन वाले कंपोनेंट्स हैं नहीं, केवल ऑड वाले हैं, 1 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर, अगला 1/7 स्क्वायर एंड सो ऑन। रफली ये अगर परसेंटेज के टर्म में लिखें, आप फर्स्ट कंपोनेंट की हाइट को अगर 100% मान रहे हैं, इस वाले को, इसकी हाइट को अगर आप 100% माने तो इसकी हाइट जो है इसका 1/9, लगभग 11% के आसपास, और अगले वाले की हाइट 4% के आसपास, एंड सो ऑन। तो बहुत रैपिडली एम्पलीट्यूड्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। और अगेन आप फूरियर स्पेक्ट्रा अगर इसका प्लॉट करें, फ्रीक्वेंसी के कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके मौजूद हैं, ठीक है, n ओमेगा को हमने इस तरफ प्लॉट किया है,
कोसाइन और साइन में से कौन से प्रेजेंट हैं। कोसाइन को हम ग्रीन से दिखा रहा हूँ से फॉर एग्जांपल, और साइंस को रेड से। साइन कंपोनेंट सारे के सारे एब्सेंट हैं, डॉट से दिखा रखा है। ओके, है ही नहीं, वो डॉट तो मैंने इसलिए लिखा है कि इस पोजीशन पे ये है, इसके हाल दिखाने की जरूरत नहीं है। कॉस जीरो कंपोनेंट जो कि बेसिकली डीसी कंपोनेंट होता है, उसकी वैल्यू h/2। टोटल h इतना बड़ा होगा कहीं, वो हमने इस फिगर में नहीं दिखाया है, उसका आधा डीसी वैल्यू h/2 है। कॉस जीरो कंपोनेंट। कॉस ओमेगा टी कंपोनेंट नेगेटिव साइड में है, -2h/π², -2h/π² नेगेटिव। और यहाँ से आप देखिए, ये वाला नहीं, अब की बार ये वाला देखिए, डीसी वैल्यू का लगभग 40%, डीसी वैल्यू ये, और इसका लगभग 40%। अब ये एक्यूरेट नहीं बन पाया बट रफली। ओके, फिर cos 2 ओमेगा टी कंपोनेंट नहीं होता है, साइन तो होता ही नहीं है, पर cos 2 ओमेगा टी भी नहीं होता है। फिर cos 3 ओमेगा टी कंपोनेंट होता है, और उसका एम्पलीट्यूड तो इसका भी 1/9 होता है। ये देख रहे हैं, छोटा सी एरो बनाने की मैंने कोशिश की है, ये इसका 1/9 है क्योंकि। तो आप देख रहे हैं फूरियर कंपोनेंट्स में रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। अगला वाला तो मैंने एक डॉट की तरह दिखा रखा है, 4 वाला तो एब्सेंट है, 5 वाला प्रेजेंट है, लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत 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 कम हो चुका है। इसका 1/25, इस वाले का, फर्स्ट वाले का 1/25, केवल इसका 4%। दिस इज द फूरियर स्पेक्ट्रा। और जैसे मैंने पार्शियल सम इस लेक्चर की शुरुआत में हमने सॉ टूथ के लिए मैंने आपको कंप्यूटराइज्ड ग्राफिक्स दिखाए थे, वैसे ही कुछ अगर आप, मैंने केवल हाथ से बनाए हैं, मैं कोशिश करूंगा आगे आपको कंप्यूटर प्लॉट्स भी उनके दिखा सकूं, बट ये मेरी ट्रायंगुलर वेव है ओरिजिनल, ठीक है, 0 से t तक। ये अगर आप केवल डीसी वैल्यू को लें, S0 सम, ये अगर आप शुरू का एक कंपोनेंट, अब यहाँ पे मैंने शायद गलती कर दी है, S1 नहीं है, S2 होना चाहिए। S1 नहीं हो सकता है क्योंकि S1 तो एक कोसाइन वेव है, कोसाइन वेव में कांस्टेंट ऐड करेंगे केवल कोसाइन शिफ्ट होगी, ये S1 नहीं होगा, S2। इसीलिए आप इन पे ध्यान ना दें कि ये S0 है, ये तो S0 है, लेकिन ये S1 S2 में शायद गड़बड़ हो गई है। ओके, लेकिन हम कुछ टर्म्स तक अगर पार्शियल सम्स को ऐड करें, शुरू के एक टर्म, ये टर्म, फिर मैंने 2 का सम प्लॉट नहीं किया, 3 का प्लॉट किया फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ तक, तो वो सम कुछ कुछ ऐसा बनता है, समथिंग लाइक दिस। अब आप इसको और ओरिजिनल फंक्शन को कंपेयर कीजिए, पहले इसको कंपेयर कीजिए, ये तो बिल्कुल इसके जैसा नहीं है, ये तो बहुत ही खराब अप्रोक्सीमेशन होगा केवल डीसी वैल्यू को लेना। पर आप शुरू के केवल दो एक्स्ट्रा टर्म भी लें तो ये और ये काफ़ी क्लोज हैं, लगभग 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ये लीनियर इंक्रीज़ नहीं है, थोड़ा कर्व शेप का है, पर कुछ हद तक तो रिजेम्बलेंस है। अगर आप इतनी गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, इतने अप्रोक्सीमेशन से आपका काम चल सकता है, तो आप केवल S2 या S3 तक के सम से काम चला सकते हैं। आप एक और हायर टर्म ऐड करें तो ये कर्व लगभग ऐसा हो जाता है, ये वैल्यू लगभग 0 से स्टार्ट होती है, और ऑलमोस्ट ये, इसमें बीच में फ्लक्चुएशंस होंगे, पर ऑलमोस्ट ये इसके जैसा। और आप एक आध टर्म्स और ऐड करें, इस समय यहाँ आपको गिब्स ओवरशूट जैसा फिनोमिना नहीं मिल रहा है। ये फंक्शन अप्रॉक्सीमेटली ऐड करके बेटर और बेटर इसकी तरह बन रहा है, पर कहीं पे आपको ऐसे ओवरशूट या अंडरशूट का फीचर नहीं देखने को मिल रहा है। और उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ, हमने जिन 3 फंक्शंस का एनालिसिस किया, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव एंड ट्रायंगुलर वेव, ये फंक्शंस इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हैं, यहाँ पे और यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। अचानक से वैल्यू जंप होती है, फिर अचानक से वैल्यू डिक्रीज़ करती है, फिर अचानक से वैल्यू जंप करती है, फिर अचानक से वैल्यू डिक्रीज़ करती है इन पॉइंट्स पे। ये फंक्शन इन लोकेशंस पे डिसकंटिन्यूस है। तो जब इसका पार्शियल सम लेते हैं, तो अगर मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करूँ, समथिंग लाइक दिस, आपको कुछ ऐसा फीचर मिलता है। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आपको गिब्स फिनोमेना देखने को मिलता है, यहाँ भी ऐसे मिलता है। ये कुछ ऐसा मिलेगा, दिस समथिंग लाइक दिस। अब मैं बहुत एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूँ इस समय, लेकिन इस केस में गिब्स ओवरशूट नहीं मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 4 या 5 या 20 या 100 टर्म लेके आप एग्जैक्टली इस सीरीज़ को रेप्लिकेट कर पा रहे हैं। आपको पूरी सीरीज़ को कैप्चर फिर भी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ फंक्शन तो कंटिन्यूस है, पर उसका स्लोप डिसकंटिन्यूस है। ओके, लेकिन अगर आप शुरू के केवल कुछ टर्म्स को लेके चलें तो इस समय वो काफ़ी अच्छा अप्रॉक्सीमेशन आपको दे देगा। ओके, सो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस था इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फीचर है इन टर्म्स ऑफ गिब्स ओवरशूट। गिब्स ओवरशूट नहीं मिलता है, इन दोनों केसेस में गिब्स ओवरशूट मिलता है। फंक्शन ही डिसकंटिन्यूस है, यहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं है, हाँ उसका स्लोप जरूर डिसकंटिन्यूस है। इसलिए सो with that I would like to conclude this lecture. Okay, so next lecture में मैं कोशिश करूँगा या
एडिशनल मटेरियल आपको भेजूंगा तो आई विल ट्राई टू सेंड सम प्लॉट्स ऑफ दिस, ओके। जिस तरह से ये हमने उसके लिए देखा था सॉटूथ वेव के लिए, ऐसी ट्रैंगुलर वेव के लिए भी इस तरह के कंपोनेंट्स क्या उनका फीचर आता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।